जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ कामरान नसीम बटालवी और आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए प्रोग्राम के लिए। और ये इस नए प्रोग्राम के सिलसिले में मैं अकेला नहीं होऊँगा, बल्कि मेरे साथी जो इंतहाई शफ़ीक दोस्त भी हैं और इसके साथ-साथ वो एक नामवर कॉलम निगार हैं, रिसर्चर हैं, अदीब हैं और राइटर हैं और वो और कोई नहीं जनाब अदनान आलम साहब हैं। तो आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के हवाले से मैं अदनान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे जो नाज़रीन हैं, ये जो फ्रेंड्स हैं, उनको बताएँ कि हमारा प्रोग्राम किस पैटर्न पे होगा और ये कब जो है वो ऑन एयर जाएगा। जी, अदनान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बटालवी साहब। आपका बहुत शुक्रिया बटालवी साहब। आपने एक बहुत अच्छी कोशिश की है। जिस किस्म का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे थे, तो अवाम अजीब ज़हनी कशमकश और अजीब सा हैजान दिमागों में पैदा हो रहा था। कहीं खबर सच निकलती है, तो कहीं वो झूठ के वो लंबे पाँव जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते थे। तो अब ऐसी ज़रूरत है कि कुछ सही गौर-व-फ़िक्र करने वाले लोग सामने आएँ और अवाम तक सही बात पहुँचाएँ। तो एक चंद मिनटों की गुफ्तगू जो है, मेरा ख़्याल है इससे हम शायद और कुछ नहीं तो कुछ वो ज़हनी सियासी सुकून ज़रूर लोगों को दे सकेंगे। और ये आपकी काविश बहुत बड़ी काविश है। मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक़्त जो हमारे लाखों नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि हमारे प्रोग्राम को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, ताकि आपका कोई मसला है, कोई और आपकी सोच है, आपके ज़हन में कोई ख़यालात हैं, तो उस पर भी हम बात कर सकें। मुख्तसर सा खबरों के तज्ज़िया पेश किया जाएगा इसमें। और ये प्रोग्राम जो है एक मंगल के रोज़ आप देख सकेंगे और एक हिस्सा इसका आप हफ़्ते के रोज़ देख सकेंगे। तो मैं रवि साहब, आप पेश करें, आज की क्या हमारा जी, है? जी, मतलब पहले मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल है गूंज। एक ऐसी गूंज जो कि ज़हनों में पनपती है, एक ऐसी गूंज जो मुआशरे में होती है, लेकिन उसकी सुनवाई और सुनाई कहीं नहीं होती। और हम उसी गूंज को लेकर चलना चाहते हैं, ताकि मुआशरे के जो रियल जो इश्यूज़ हैं, उनको जो है ना उजागर किया जा सके। तो आज के जो हालिया हमारी इस गुफ्तगू में आप हमेशा जो है ना वो करंट अफेयर के मुताबिक ही जो है ना वो मौज़ूआत को पाएँगे। और आज के अदनान आलम साहब हम जिस पे हमने बात करनी है, वो 3 हॉट इश्यूज़ हैं। एक इश्यू जो है वो ज़ुबान ज़िद-ए-आम पर है और जिस पर बात करते हुए बड़ी जो है हमें जो है ना वो शर्मिंदगी भी होती है कि हम किस सोसाइटी से तल्लुक़ रखते हैं और जो है वो हमें हज़मियत भी होती है। ये है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर, जहाँ पर जो है एक जो है वो जिनसी हरासगी का बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आश्कार हुआ है। और इसके साथ-साथ जो दूसरा टॉपिक है वो वैसे तो उसको पहले नंबर पर रखना चाहिए, लेकिन वो है हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और जिसके हवाले से बहुत सी अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरा जो है जो तीसरा है वो है स्क्वैश के मैदान में फिर से एक बार पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बाजी ले गया। और अदनान साहब, वो जो खिलाड़ी हैं उनके उनका नाम ज़रा आप बताइएगा। हमज़ा खान, बड़े फ़ख्र की बात है जी। मैं समझता हूँ हमारे नौजवान जो इस वक़्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ये हमज़ा खान नौजवान है जिसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्क्वॉश जो है, वो उसने 37 साल बाद पाकिस्तान को उसका एज़ाज़ वापस दिलवाया है। ये जी। जान शेर खान के बाद ये हमने 37 साल बाद ये एज़ाज़ लिया है। अच्छा, ये इसके एक तो मैं बता दूँ, ये पेशावर से इस बच्चे का ताल्लुक है हमज़ा खान का। और इसके मामू शाहिद खान बड़े मारूफ स्क्वॉश के खिलाड़ी रह चुके हैं वो भी। तो इसको बड़ी सपोर्ट हासिल थी अपने मामू से और इसको अपने वालिद से। तो असल में थोड़ा-सा इसमें मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अवाम की तवज्जो ज़्यादातर क्रिकेट की तरफ होती है। इस खेल की तरफ बहुत कम तवज्जो है। हालाँकि पाकिस्तान ने बहुत बड़े-बड़े कौमी एज़ाज़ जो है, वो स्क्वॉश के खेल में लिए हैं। तवज्जो की कौमी बड़ी टीम ज़रूरत है। होगी सर, जिसमें जांशेर खान और जहांगीर खान, जगीर खान, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़े पुराने नाम हैं और जिन्होंने कंसेक्टिवली जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो सस्टेन रखा। बिल्कुल, ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपने तौर पर, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत से इदारे वहाँ बनाए हैं जहाँ पे बच्चों को स्क्वॉश की ट्रेनिंग, इसकी खेल की तरबियत की जाती है। और ये अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसे सिम्पोज़ियम, ऐसे इदारे बनाए जाएँ जहाँ पर के बच्चों का जो काबिलियत है, उनका ये जो टैलेंट है, वो प्रॉपर तरीके से सामने आए। ये बड़ी अचीवमेंट है जो कहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों में कुछ नहीं है, या स्पोर्ट्स में हम किसी एक खास टॉपिक को लेके चलते हैं। आप स्क्वॉश में देख लें, ये एक सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन बड़े अरसे बाद ये जो है बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग अपने प्रोग्राम की तवज्जो से हमज़ा खान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उम्मीद है कि न सिर्फ जूनियर बल्कि इंशाअल्लाह वो सीनियर चैंपियन वर्ल्ड कप जो है स्क्वॉश, उसमें भी पाकिस्तान को ये एज़ाज़ वापस दिलवाएँगे। जी, इमरान भाई, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर अरबाब-ए-इख्तियार को ये तजवीज़ भी दूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एज़ाज़ हासिल किया है,
उस एजाज के तवस कम से कम नेशनल लेवल पर इस गेम को जो है वो तहसील सतह पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए और पूरे पाकिस्तान से जो है वो, जहाँ पर क्रिकेट का रुझान है, जहाँ पर हॉकी का रुझान है, जहाँ पर जो है वो फुटबॉल का रुझान है, तो इस खेल की तरफ भी जो है वो लाया जाए। लेकिन एक यहाँ पर एक मिथ भी है कि लोगों का ये ख्याल है कि ये खेल जो है शायद सिर्फ अमीरों के लिए है और गरीब इसमें नहीं जा सकते। अच्छा नहीं, इसमें ये देखिए ना, जब स्नूकर का भी चैंपियनशिप होती है उसमें भी हमारे बच्चों ने बड़ा नाम कमाया है, उसके बारे में भी ये कॉन्सेप्ट था कि शायद ये भी खेल बड़ा अमीरों का है, हजरत कायद आजम भी उसे खेलते रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट लोगों के लिए शायद इसलिए ये बैरियर लगाया गया है कि लोग आगे ना आ सके। आपकी बात ठीक है, आप इख्तियार को देखना चाहिए कि डिवीजन सतह पर, ज़िले सतह पर, जिस सतह पर भी हो सकता है, जो खेल में आप समझते हैं कि इस इलाके में ये खेल मारूफ खेल है और इसमें ये काबिलियत नौजवानों में है, उनके लिए काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी अफजल भाई, आपने बहुत ठीक कहा। और जो जिस टॉपिक पे हमने बात करनी थी शुरू में, एंड पे उसको हमने शुरू में ले आए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं और भाई एजाज की बात थी, ये पहले हो गई, अच्छा हो गया, ये हमारे एजाज की बात थी, पाकिस्तान की बात थी, हाँ अच्छा हो जी, गया, बिल्कुल आपने जो कहा कि आजाद की बात है और आजाद को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। ऊपर रखना अच्छा, चाहिए। अब इन दिनों बल्कि आज की ही जो है ताज़ा खबर है, और एक कल से बड़ी नून लीग ने जो है ना वो एक शोर गुगा किया हुआ था कि जी शहबाज शरीफ साहब ने ओके कर दिया है, निगरान जो है केयर टेकर पीएम जो है ना वो इसहाक डार साहब को रखा जा रहा है। और आज उस गुब्बारे में से हवा निकल गई है और उसकी हवा एक तो शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाल दी, और दूसरा जमीयत उलमा इस्लाम के जो है हाफिज अहमदुल्लाह ने ये कह दिया कि हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा कि हमारे पास कोई नाम नहीं है, अगर कोई नाम आया होता तो हम भी अपना नाम देते। तो इसलिए ये एक यकतरफा जो है वो परसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं कि आपका जो डाकिया क्या कहता है, आपकी खुफिया चिट्ठियां क्या कहती हैं? बटाली साहब, मेरा डाकिया जो खबर लेकर आता है वो खबर ये है मेरे पास कि ये जो दुबई की बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला था। और अच्छा। नून लीग हस्ब रवायत जो है अपनी रवायती सियासत को लाकर हमेशा वो टेस्टर का काम करती है। कोई ना कोई ऐसी खबर जो है वो लोग ब्रेक करते हैं किसी रिपोर्टर के जरिए या किसी चैनल के जरिए वो टिकट चलाते हैं, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि रद्द अमल देखा जाए लोगों का, लोगों की राय और कुछ खास मखसूस हल्कों का रिएक्शन जो है ना वो चेक करने के लिए। तो ये एक टेस्टर के तौर पर ये खबर थी कि सागदार जो है वो निगरान वजीर आजम आएंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने आज एक चैनल को इंटरव्यू में जो है बातें की हैं, वो भी ठीक थी बातें उनकी, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, पीपीपी और किसी जमात से भी मशवरा नहीं हुआ, ये कोई तयशुदा बात नहीं है। देखिए बुनियादी तौर पर निगरान वजीर आजम जो है उसकी तकर्री आइन के मुताबिक होनी है और आइन के मुताबिक कोई गैर सियासी शख्सियत होना उसका लाजमी है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि सागदार साहब आ जाए निगरान वजीर आजम और इलेक्शन हो जाए और जो नतीजा आए वो बाकी जमातें मान लें, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो लेकिन सकता ना। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा अदनान साहब। असल में आपको थोड़ा सा इस पस मंजर में जाना होगा, और पस मंजर ये है कि 1.5 साल का अरसा लगा आईएमएफ को मनाने के लिए। और जब आईएमएफ को मना लिया गया, सारी डील हो गई, तो उनको ये मेक श्योर करवाया गया कि हम आपको आपके इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिस माजी की तरह हम इनको छोड़कर नहीं भागेंगे। ठीक है। तो अब इनकी ख्वाहिश तो यही है नून लीग वालों की कि हमारा बंदा आए और हमने जो वायदे किए हुए हैं वो इनको वो आगे लेके जाए। कोई टेक्नोक्रेट आया या नॉन पॉलिटिकल पर्सन आया तो वो तो जो ना वो सारे का सारा पंजाबी जी कहते खोता ही मुंह छुपा देगा, फिर हम जो ना वो जीरो पे आगे खड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक रिजर्वेशन है जिसकी वजह से नून लीग एक्स्ट्रा कॉन्शियस नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि दोस्तों को और साथियों को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। बड़ा बहुत जरूरी है। बताइए साहब, ये एक बात तो तयशुदा है कि इसका फैसला कि निगरान वजीर आजम कौन आएगा, मैं समझता हूँ हुकूमत का बादशाह जो है उसके पास ज्यादा इख्तियार है इसका और वही बेहतर समझते हैं। इनका स्पेस बन सकती है निगरान हुकूमत में वजीर खजाना के तौर पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा कोई मुझे भी नहीं उम्मीद कि कुछ ऐसा होगा। असल में वो मैं अपने जो मेरी खबर है उसके मुताबिक वो जरदारी साहब चाहते हैं कि नून लीग जिन्हें चाहने ला दो, क्योंकि अगला जो टेन्योर है वो अब उसके बारे में कुछ तयशुदा बातें हो चुकी हैं, वो फिर इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में हम आपको खबर देंगे। आपका कहने का मकसद है कि उन्होंने जरदारी साहब ने 1.5 साल खूब एंजॉय करवाया है इनको। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। आने वाला दौर जो है वो पीपी का है। जी जी, इसमें बड़ी चीजें तयशुदा हो चुकी हुई हैं और अभी तो अभी देखिए अभी एक तकरीर अभी बाकी है, अगर आपको याद हो तो अभी चीफ जस्टिस नहीं आने वाले हैं, कुछ वो चीजें हैं और बहुत सी चीजें हैं। अगले किसी प्रोग्राम में इस पे हम आपको कुछ खबरें देंगे। और लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो है सागदार साहब की निगरान वजीर खजाना के तौर पर स्पेस बनने के चांसेस हैं, आईएमएफ से जो बातें तय हुई हैं मगर ना वजीर आजम के लिए जो नाम आएगा वो इस सूरत में नहीं आएगा, यानी वो उसमें उस सब में शामिल नहीं है। ये जस्ट एक जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जो ना वो टेस्टिंग के तौर पर ये टेस्टिंग थी हमारे। मैं बाजत के साथ कुछ टेस्ट रिपोर्टर हैं हमारे काम कर रहे हैं जिनके जरिए ये टेस्ट किया जाता है और वो जैसी खबरें ब्रेक करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए और वो सारे दिन लोगों को फिर एक तरफ लगा देते हैं। हम अपने प्रोग्राम के जरिए तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते ना। और ये जो हवा निकली है वो ये बिल्कुल तयशुदा थी कि ये चीज ऐसी होगी।
ठीक है। चलें जी, ये तो अब तय है कि जो है ना वो पीएम केयरटेकर पीएम के लिए जो है वो सबको एक मेज़ पर बैठना पड़ेगा और पाकिस्तानी हाँ, आइन को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अब जी, जी, ज़रूर। टाइम हमारे पास कम है और अदनान भाई, मैं अब जो हमारा लास्ट जो है टॉपिक जिस पर बात करना चाहेंगे और जो कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ी बाइज़ शर्मिंदगी है और तकलीफ़ होती है कि एक इस्लामी रियासत के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन की दरसगाह है और उस दरसगाह के अंदर जो है उस्ताद अपनी तकरीम जो है वो खो चुका हुआ है और वहाँ पर तालिबात के साथ जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, उसमें एक पूरा नेटवर्क शामिल है। तो हुँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इब्राहिम साहब, ये जो खबर है आज, इस पे यकीन करें, बात करते हुए मेरा सर शर्म से झुक रहा है कि इतनी ये तहलका-खेज़ खबर थी, इतनी सनसनी फैली इस खबर को सुनने के बाद कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। और हम अपनी बच्चियों को तालीमी दरसगाहों में जब भेजते हैं, तो हम तालीमी दरसगाहों का माहौल चेक करने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ़ उनके दाखिले का और उनके खरूज का तरीक़ेकार पता करते हैं कि उन्हें कैसे अंदर तक पहुँचाया जाएगा और कैसे बाहर। अब 550 तालिबात, एक मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात है। 550 तालिबात की नाज़ेबा वीडियो और फ़ोहश तस्वीर का इस तरह मिलना। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि एक कॉल थी वो चेक, जिस पे ये सब कुछ सामने आया। अगर आप मुझे थोड़ा-सा वक़्त दें, मुझे अंदाज़ा है टाइम कम जी, है, जी, जी, लेकिन मैं जी, आपको जी, जी। बताना चाहूँगा, ये एक रूटीन की कॉल चेक थी, नाके पे चेक किया उन्होंने उन साहब को। तो वो उन्होंने हाँ उसकी जी, गाड़ी में से मंशियात मिली। वो मंशियात वगैरह सिक्योरिटी चेक देखी थे। उन्होंने, सिक्योरिटी सिक्योरिटी से, हाँ। तो वो उन्होंने मंशियात वगैरह चेक की, वो पकड़ लिया, वो ले गए, उन्होंने मोबाइल चेक किया, तो मोबाइल में से ये मवाद मिला। यानी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ब्लैकमेल करके हैरेसमेंट के जो भी, देखिए, मैं एक चीज़, बड़ा बुनियादी नुक्ता यहाँ पे ये है कि हमने बच्चों को जब नंबरों की दौड़ में लगा दिया ना, तो फिर ये चीज़ें हमारे सामने बहुत बेहुदा तरीके से सामने आई। अब वो एफ ग्रेड से ए ग्रेड तक जाने का जो सफ़र है ना, वो इस तरीके से पूरा हुआ है। ब्लैकमेल किया जाता था बच्चों को पास करने के लिए, आगे नंबर देने के लिए, और बहुत सी चीज़ें थी इसमें। सर वो और ये अदनान भाई, आपकी बात से काट रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी है ना कि जब यूनिवर्सिटियों के अंदर एटोनमस बॉडीज़ होंगी और उनकी कोई पूछ प्रतीत नहीं होंगी और एक जो है ना वो जो है ना अपनी जो सल्तनत का मालिक है एक प्रोफ़ेसर सर, और वो एक क्लरिकल बच्चे स्टाफ जो को है ना, जो क्लरिकल स्टाफ है, वो यूनिवर्सिटियों में फ़िरौन बन के बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें 11 हाँ प्रोफ़ेसर जी, शामिल हैं और 7-8 उसमें स्टूडेंट्स भी सब शामिल हैं। ये फोकस ही एक नहीं पूरी करते माफ़िया है जो ये काम कर रही थी उस यूनिवर्सिटी में ये। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में भी ऐसा चल रहा है, जहाँ कोई रोकथाम नहीं है, कोई पूछ-गछ नहीं है, और वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल भी और इस किस्म की ये चीज़ें सामने आती हैं। उनकी बच्चे सोशल मीडिया पर उस यूनिवर्सिटी के हवाले से न्यूज़ करते हैं। ना। ये इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक चीज़ ये है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आईटी का दौर है और जो है ना फास्ट दौर है और सपोज 2-3 जो है वो बच्चियां कमजोर हो सकती हैं, 100 बच्ची कमजोर हो सकती है, कम से कम 400 बच्ची तो बहादुर निकल सकती है, 400 नहीं तो 200 तो निकल सकती है, 200 नहीं तो 100 तो निकल सकती है, जो कि इस माफिया को एक्सपोज कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि ऐसा धंधा कब से चल रहा था और उन बच्चों में से एक भी जो ना वो जुर्रत नहीं कर रहा था कि वो जो ना वो आगे बता देता। बड़ी-बड़ी बहादुर बच्चियां भी हैं, बिल्कुल सही। वो अपनी ये सवाल आप बिल्कुल सही पैदा हो रहे ज़िंदगी से, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन इसमें एक पहलू और बड़ा गौरतलब है कि मंशियात का इस्तेमाल था वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले उनको एडिक्टेड किया जाता था कि वो मंशियात के आदी बने। उसके बाद इस तादाद को बढ़ाना उनके लिए शायद आसान हो गया था। तो अगर ना, आपकी बात ठीक है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में 5,500 लड़कियां तो नहीं, तो 200 लड़कियां हो सकेंगी, 300 हो जाएगी, कोई तो ऐसा होगा। ये सबसे पहली चीज है नशा। पहले उनको नशे का आदी बनाया जाता है, उसके बाद ये सब चीजें की जाती हैं, और ये पूरी माफिया है। प्रॉब्लम ये है कि नशा जो है ड्रग माफिया यूनिवर्सिटियों के अंदर पेनिट्रेट कर चुका हुआ है और उसमें बहुत बड़े-बड़े जो है ना मगरमच्छ और लोग इन्वॉल्व हैं और इतने तगड़े हैं कि ये उनके अंदर एजेंट जो हैं वो फिर रहे होते हैं, वो माली के रूप में होते हैं, वो कैंटीन माफिया के रूप में होते हैं, वो जो है ना स्वीपर के रूप में होते हैं और कोई चेक नहीं है, कोई पड़ताल नहीं है। ये सिर्फ आपको भावलपुर यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, वो रिमोट एरिया में, दूर दफ्ताना एरिया में है कैपिटल से जो है ना वो लाहौर से। लेकिन लाहौर के अंदर जनाब जो काम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हजूर, आप यकीन करें कि मैं आपको बताऊं कि 2 खवातीन और एक पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार किया गया है यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के मामले में। अब अंदाजा करें कि पुलिस के लोग भी इसमें शामिल हैं, यानी मुकामी इंतजामिया जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी इसमें शामिल थी। अच्छा, ये बाबर सईद साहब बड़े अच्छे हैं, आरपीओ भावलपुर की, मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है, बड़ा सा पहले एक जगह हुई थी मुलाकात, बड़े अच्छे हैं, इन्होंने कमेटी भी तश्कील दी है। मैं समझता हूँ वीसी साहब को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। एक बिल्कुल, इदारे के सरबराह ये की जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल, इतना वीसी जो है वो उसे क्या बिल्कुल जो है ना वो ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए या सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठ के घूमते नहीं रहना चाहिए। उसको अदारे के चारों तरफ गहरी नज़र होनी चाहिए और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा जो है ना स्कैंडल और इतनी बड़ी जो है ना वो बच्चियों के साथ, हमारी कौम की बच्चियों के साथ ज़्यादती, क्या इस स्कैंडल के सामने आने के बाद कोई माँ,
कोई बाप फ्यूचर में सोचेगा कि वो किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियों को भेजे। मैं अब यहाँ पर ये सवाल करना चाहूंगा आपसे कि ये इस तरह की जो हमारा सिस्टम है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ग्रेडिंग की दौड़ और जो उनका जीपीए है उसके गिरने की दौड़ की वजह से बच्चे अल्टीमेटली चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर लें, माँ बाप का पैसा जाया होने से बचाएं और अपना वक्त जाया होने से बचाएं, तो फिर वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं। आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि इस जो है ना वो मकरूह धंधे से बच्चियों को महफूज रखा जा सके और वालिदैन का एतमाद बहाल हो सके? देखिए बटाली साहब, वक्त की कमी है, मैं मुख्तसर आपसे गुजारिश करूंगा। सबसे पहले तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ किस तरीके से यूनिवर्सिटियां खोलने की इजाजत दी गई। जब नॉन प्रोफेशनल लोग किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं तो ऐसे ही होता है। जिस तरह आपके मीडिया में बिजनेसमैन लोगों ने चैनल्स बना लिए, इसी तरह बिजनेसमैन लोग जो है वो इस तालीमी शोबे में आ चुके हुए हैं। तालीम जो है वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है, मैं समझता हूँ। तो ये एक कमाई का जरिया बन गया हुआ है। यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हुए, यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग नहीं बैठे हुए, माफिया आजादी हुई। तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं वहां पर तो सिस्टम और है, वो तो सरकारी है, वहां तो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां तो हुकूमत जो है वो सिस्टम चला रही है। मैं तो मजबूरी तौर पर बात वो बताएं। आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब वहां तो नॉन प्रोफेशनल लोग आए। इसी तरह जो सरकारी इदारे हैं, क्या वहां पे कोई तैनाती मेरिट पर है? अकरबा बरबरी की जितनी बड़ी मिसालें हमें यहाँ तालीमी इदारों में मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। आप देख लें, एक टीचर को भर्ती करने के लिए, एक प्रोफेसर को भर्ती करने के लिए कहाँ से उठा के कहाँ बिठा के जाके लोग बिठाए जाते हैं। इसका नतीजा आपके सामने है ना। जब आप गैर कानूनी भर्तियां करेंगे, जब आप उस्मान गुजार साहब जैसे लोग बिठा देंगे उसके ऊपर, सूबे के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? वो कैसे कैसे उनका क्या म्यार होगा? वो कैसे जांचेंगे कि कौन सा इस कुर्सी के मेरिट के मुताबिक है और जो कौन है जो इस मेरिट पे पूरा नहीं उतरता? ये वही लोग हैं जो सरकारी भर्तियों में आगे बैठे। आप और मेरे जैसे लोग बैठ के फिक्र कर रहे हैं। हमारे लिए ये शर्म का मुकाम है कि हम ये बात इस वक्त मीडिया पर बैठे लोगों को बता रहे हैं, दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं अपने मुल्क के तालीमी इदारों के बारे में। यहाँ हमारी ही बच्चियों महफूज। लेकिन क्या उन करने वालों ने ऐसा सोचा, या उस माहौल में रहने वालों में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इस पर आवाज उठाता? ये पूरी एक माफिया है जिसने पूरा जकड़ के रखा हुआ है। मैं समझता हूँ वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बात करूंगा, वालिदैन को भी देखना चाहिए इदारों की जांच पड़ताल के बाद, और बच्चों की भी नकलो हरकत पे जो है वो नजर रखनी चाहिए अपनी, ताकि वो इसका सद्देबाब हो सके। जी अदनान भाई, अब टाइम की किल्लत है और हम ऑलमोस्ट हमारा टाइम पूरा हो चुका हुआ है, और आज के लिए इतना। आप कोई जो है ना इस हवाले, ये तो काफी आपने बेहतर पैगाम दे दिया इस जो हमारा लास्ट टॉपिक था। इस पर अगर हम 2 घंटे भी बात कर लें तो वो भी कम है होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। आप जो है वो जाते आखिरी बात देते जाए। आखिरी बात, एक पैगाम है, हर प्रोग्राम के आखिर में दुआ करूंगा, और आज मेरा जो पैगाम है वो पानी के बारे में है। इसके बारे में मैं आज एक कुछ लोगों देना चाहूंगा। कोशिश करें कि अपनी जिंदगियों में इसको ढालें। पानी बना नहीं सकते, बचा तो सकते हैं। तो ये मेरा पैगाम है, इसे बचाएं, पानी की कदर। बहुत शुक्रिया बटाली साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।